राजेश सर, ये जो देश की सबसे बड़ी पार्टी किसी ज़माने में रही और ये माना जाता था कि एक मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए कांग्रेस का। दिन पर दिन एक ना एक रोज़ हर तीसरे दिन एक वाक़या होता है और कांग्रेस के ऊपर एक हेट पड़ता है। आप कितना भी कह लीजिए कि कपिल सिब्बल की मास अपील नहीं थी, कपिल सिब्बल का बहुत आधार नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि कपिल सिब्बल जिस तरह बचाव करते थे, उनके जो तर्क टीवी चैनलों पे आया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, उनके तर्क के आगे सब लोग बिल्कुल बहुत छोटे बौने से लगने लगते थे। तो आज कपिल सिब्बल का कांग्रेस का छोड़ना ये कांग्रेस के लिए एक आघात है और समाजवादी पार्टी की के राष्ट्रीय प्रदेश में कोई भूमिका बनेगी कपिल सिब्बल जैसे आदमी के आने से? देखिए संजय जी, मेरा सोचना ये है कि कपिल सिब्बल एक वकील थे, एक वकील हैं और एक वकील ही रहेंगे। वो अच्छे राजनेता कभी नहीं थे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं और कल भी नहीं रहेंगे। उनके जो संसदीय और विधायी कार्यों का जो ज्ञान है, उस आधार पर पार्टी में ज़रूर थे वो और पार्टी ने उनको इसके बदले में मतलब उनकी अपनी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया, यूपीए की गवर्नमेंट में रहते हुए तमाम जो उनको ऊँचाइयाँ मिली, उसके बदले में उन्होंने पार्टी को क्या दिया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दिल्ली में 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस हार रही है। वो दिल्ली से आते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस को मजबूत करने में पिछले कई वर्षों में जैसे आपने कहा कि वो तर्कों से रखते थे, कई वर्षों से तो हमने उनको कोई तर्क रखते ही नहीं सुना। कई वर्षों से हमने उनको इस तरह से प्रतिपक्ष के तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक आक्रमण करते हुए नहीं देखा। हमें तो कई साल हो गए देखे हुए। हाँ, आक्रमण किया है उन्होंने जब समूह 23 बनाया और केवल आलाकमान पे उनका और सिर्फ एक ही मुद्दा था उनका, एक ही राग उनके ऑर्केस्ट्रा से निकल रहा था। वो ऑर्केस्ट्रा था कि आलाकमान गड़बड़ है। उनकी धुन जो थी आलाकमान गड़बड़ है, आलाकमान को बदल दो। आलाकमान के अलावा कुछ था ही नहीं। तो अब एक आपने देखा होगा कवि सम्मेलनों में जब एक कवि बार-बार एक ही कविता दोहराता है, बार-बार वो एक ही कविता सुनाता है तो लोग छोड़ के भग जाते हैं। तो लोगों को बुरा लगता है कि ये इसके पास कुछ नया कहने के लिए है ही नहीं। तो कपिल सिब्बल के पास मुझे लगता है कि कहने के लिए बहुत कुछ था नहीं और जिस तरह से वो केंद्र बिंदु बन गए थे एक पार्टी के अंदर असंतुष्ट गुट का, तो उस नाते कांग्रेस आलाकमान ने तो राहत की सांस ही ली होगी कि उनके जाने से। अब दूसरी बात ये एक और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा कि अगर आप अतीत में देखें तो बहुत 1969 में कांग्रेस टूटी और बहुत बड़ी संख्या में इंदिरा गांधी को छोड़ के लोग चले गए। ठीक 10 साल बाद 1979 में कांग्रेस फिर टूटी और इंदिरा गांधी को छोड़ के फिर बहुत सारे लोग चले गए। फिर 89 में ठीक 10 साल बाद कांग्रेस फिर टूटी और फिर बहुत सारे लोग राजीव गांधी को छोड़ के चले गए। और उसके बाद जब 98 में जब सोनिया गांधी सत्ता में आई, मतलब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तब फिर बहुत सारे लोग उनके अध्यक्ष बनने के विरोध में शरद पवार जैसे लोग सब पार्टी छोड़ के चले गए। इस तुलना में 2009 में कोई पलायन नहीं हुआ, निकासी नहीं हुई पार्टी से और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि यूपीए सत्ता में थी, तो सब सत्ता की मलाई खा रहे थे। तो मलाई खाते हुए छोड़ कर के कोई नहीं जाता, इसलिए वो नहीं गए ना 10 साल के बाद। अब 10 साल बाद 2019 में जब देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म जीत चुकी है, तो सारे कांग्रेस एक मेंढकों की तरह उछल-उछल के वहां जा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है एक राजनीति कि हर 10 वर्षों में कांग्रेस से लोग छोड़ के जाते रहे हैं और इसीलिए नया नेतृत्व भी उभरता रहा है। मुझे नहीं लगता अभी भी, लेकिन एक अच्छे वकील, अच्छा जनाधार वाला नेता कभी नहीं होता। कांग्रेस में अभी भी कुछ वकील हैं, वकीलों का कोई पॉलिटिकल विचारधारा भी नहीं होती। मैं आपको माफ कीजिए बहुत साफ बता दूं, राम जेठमलानी जी का बहुत आदर से मैं नाम लेता हूँ, कपिल सिब्बल का बहुत आदर से नाम लेता हूँ, विवेक तनखा जी का आदर से नाम लेता हूँ और भी कई सारे। देखिए कभी आरजेडी से के टिकट पर वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं। आप देख लीजिए इन सबका अतीत। तो इनके लिए राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पण कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कुछ ही लोग होते हैं जो कांग्रेस छोड़ के अपवाद के तौर पर जो शिखर पद तक पहुंचे, वो हैं चौधरी चरण सिंह, वकील थे,
प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो चौधरी चरण सिंह, या उत्तर प्रदेश में आपके केशरीनाथ त्रिपाठी जी बहुत ही शानदार वकील भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला और कई बार लगातार उन्होंने अपनी छवि भी उज्जवल बनाई। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कपिल सिब्बल को कुछ मिलेगा। अब ये जो बात है, अगली बात ये है कि समाजवादी पार्टी में अभी गए तो है नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर उनकी निकटता आरजेडी से या झारखंड वाली पार्टी से या समाजवादी पार्टी से होती है, तो अंततः उन्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी कोई प्रतिपक्षी मोर्चा, जैसे वो कह रहे हैं, तो संयुक्त प्रतिपक्षी मोर्चा बिना कांग्रेस के तो कभी होगा ही नहीं। तो विनोद जी ने जो बहुत अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे एक संतुलन बिंदु की तरह काम कर सकते हैं, जो अगर कांग्रेस से, उनके आलाकमान से उनके रिश्ते अच्छे हो गए या उन्होंने बना लिए, और जो कि वकीलों में ये कला होती है, जजों को साध लेते हैं वो अपने। मैं, माफ कीजिए ये टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन उन्हें मालूम है कि कब किसको कैसे साधना है। तो अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी में उनके वकील होने का लाभ तो मिलेगा, लेकिन राजनीतिक लाभ कुछ नहीं मिलने वाला है। राजनीतिक तौर पर वो एक एक्सपायरी डेट की मेडिसिन है, जो अगर पार्टी उनको लेगी तो वो उनकी देह पर रिएक्ट कर जाएंगे। केवल जैसे सतीश मिश्रा जी हैं, जिस तरह से लाभ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में मायावती को दिया है, वो एक अच्छे वकील के तौर पे, वो लाभ शायद अखिलेश को मिले। तो ये एक हो सकता है, क्योंकि अब इस तरह से जो केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है, बात बात में ईडी, बात बात में मुकदमे, बात बात में एफआईआर, तो ऐसे में अब कुछ अच्छे वकीलों का साथ होना बहुत जरूरी हो गया है प्रतिपक्ष के लिए। उस नाते समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र जी, मैं एक बात बहुत अच्छी। जी हाँ ऋषिक, मैं एक राजेश सर ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, सोनिया गांधी का कपिल सिब्बल ने आज भी सोनिया गांधी की प्रशंसा की है। और बताऊं, पार्टी छोड़ने से कुछ दिन पहले सोनिया गांधी से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो कहीं ना कहीं राजेश सर ने जो कहा है वो सही है कि जो निर्दलीय, जो राज्यसभा निर्दलीय जा रहे हैं, तो भविष्य में वो समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेएमएम कांग्रेस के बीच में पुल का काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जा भी सीधी रहे हैं। जितेंद्र जी, एक बहुत अच्छी बात कही राजेश जी ने कि आजकल नेता प्रतिपक्ष को वकीलों की भी जरूरत पड़ती है। ये राजनीति का नया अध्याय है, जैसे गुंडों को हथियारों की जरूरत पड़ती है, अब नेता प्रतिपक्ष को वकीलों की जरूरत पड़ती है।